Hello everyone, welcome to Chemistry. The first question is an exothermic reaction is one which, so as the name says, exo means exit. तो exothermic reaction का मतलब होगा जिसमें heat release होती है. So the basic answer will be the exothermic reaction is one which is accompanied by the evolution of heat, means उसमें heat निकलती है. Similar to that, an endothermic reaction will be जिसमें heat absorb हो जाएगी. So the option will be B. Question number 3 is an exothermic reaction is one in which the reacting substances. तो यहाँ हम देखते हैं कि दोबारा exothermic reaction से सवाल है. तो इस चैप्टर के जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं एनईडी के, उसमें हम यही चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट को या दो तीन कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिफरेंट मेथड से पूछा हुआ है. सवाल एक ही है, उसके पूछने के अंदाज अलग हैं. एक ही सवाल को डिफरेंट टर्म्स में पूछा गया है. जैसे कि लास्ट सवाल देखें अगर, तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ हीट उन्होंने पूछा हुआ है. और यहाँ पे भी इन्होंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही पूछा है, बट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस. क्या मतलब है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट. सही है. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसके लिए अपनी इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जैसे हम लोग बात करें तो व्हाट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमारे पास, कि मेरे पास एक रिएक्टेंट था जो भी बेसिकली, और उसके अंदर उसकी कोई भी दायरा, कोई भी मेरे पास मटेरियल होता है, उसके पास अपनी कोई एनर्जी होती है, उसकी कोई हीट होती है, उसमें कोई जो है पावर होती है. एंड व्हेन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैपेंस, तो वो जो हीट होती है वो अलग हो जाती है, मीन्स हीट रिलीज हो जाती है. ओके, सो क्या हो जाता है, मेरे पास प्रोडक्ट बच जाता है और हीट रिलीज हो चुकी है. नाउ अब मैं सवाल को देखती हूँ, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द रिएक्टिव सब्सटेंसेस. तो इसमें और इसमें ज़्यादा हीट किसकी होगी? रिएक्टिंग सब्सटेंस की होगी ना, क्योंकि रिएक्टिंग सब्सटेंस के साथ हीट है और प्रोडक्ट के साथ अलग हो चुकी है. तो इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, मीन्स ज़्यादा हीट किस में होगी, बिकॉज हीट एंड एनर्जी आर सेम थिंग. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी कहें या हीट कहें, इन टर्म्स में एक ही बात होगी. तो यहाँ हमारा क्या आंसर है कि रिएक्टेंट हैव more energy. So the answer will be in exothermic reaction in which the reacting substances have more energy than the product. The property which depends upon the number of solution particles in a solution is called macroscopic, colligative, intensive, extensive. So the answer is extensive, because extensive properties हमारी वो होती हैं जिसमें हमारी सॉल्यूशन पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होती हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास लेंथ, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, वेट फोर्स, ये वो वाली तमाम हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हमारे सॉल्यूशन में पार्टिकल्स कितना है, या उसका वॉल्यूम कितना है, या उसका मास कितना, वो चीज़ कितनी है. इसके बनस्बत क्या होती है हमारे पास दूसरी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इंटेंसिव. फॉर एग्जांपल हम कलर की बात करें, एक चीज़ है, उसका स्मॉल ब्लॉक का कलर लें या लार्ज ब्लॉक का कलर लें, उसका सेम रहेगा, क्योंकि कलर प्रॉपर्टी सेम रहेगी, वो मास की वजह से या वॉल्यूम की वजह से चेंज नहीं होगी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सटेंसिव क्वांटिटी, इसमें फ़र्क पड़ जाएगा. मीन्स छोटी चीज़ की लेंथ छोटी होगी, बड़ी की बड़ी होगी. मास डिफरेंट होगा दो डिफरेंट साइज़ की चीज़ों का. तो जो साइज़ पे डिपेंडेंट होती हैं वो कहलाती हैं हमारी एक्सटेंसिव क्वांटिटीज़. Sign of delta H represents, so delta as we all know represents the change or for example the difference between any two values. उसके अलावा H हमें पता है कि in chemistry the meaning of H is enthalpy. So delta H will be the change in enthalpy. Evaporation is, so इसकी सबसे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब भी हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर फॉर एग्जांपल अपने हाथ पे रखते हैं, इफ़ यू पुट सम नेल पॉलिश रिमूवर इन आवर पाम, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि विद इन फ्यू सेकेंड्स वो गायब हो जाता है. गायब हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इवापोरेट हो जाता है. बट जब वो इवापोरेट होता है तो हमारे पास एक कोल्ड सी सेंसेशन हमें फील होती है उस एरिया पे जहाँ पे हमने वो एंटर किया होता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वो इवापोरेट हुआ तो उसने क्या किया, जो हमारे हैंड पे हीट मौजूद थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि उसको इवापोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए थी. उसने वो वहाँ से एनर्जी सारी गैदर की और वो इवापोरेट हो गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवापोरेशन क्या हुआ, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ. इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि जब भी हम लोग पानी गर्म करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, उसको इवापोरेशन करवाते हैं ना उसकी, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको मुसलसल हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ओके, वो तो सही है कि वो 100 तक पहुँचाने के लिए हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन व्हेन इट रीचेज 100 स्टिल वी नीड सम मोर हीट, वी नीड टू प्रोवाइड इट मोर हीट टू मेक इट इवापोरेट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवापोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. The heat content of a system is called enthalpy. Since the enthalpy of elements in their natural state is zero,
the heat of formation delta F of compounds is। तो ये लोग सबसे पहले कहना चाह रहे हैं सवाल में कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसकी जो नेचुरल स्टेट होती है, उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है, उसमें उसकी एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में है। ओके, उसकी एंथैल्पी क्या है? ज़ीरो। चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो है अभी। बट हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? अब हमें ये बात मालूम है कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो या तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है या वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और कुछ कंपाउंड्स की जो है वो एंडोथर्मिक होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन पे कि बन क्या रहा है। ओके, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, नाउ इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमसे यहाँ पूछा गया था द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज। तो इसके लिए हम लोग, हमें पता है कि लेस देन होती है, बट किस तरीके से होती है तो हम दोबारा से एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रीड कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है जिसके पास सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी होती है या हीट होती है, एंड देन हमारे पास प्रोडक्ट होता है जिसमें से हीट एलिमिनेट हो चुकी होती है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि हमारे पास द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट में वो हीट नहीं है, एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन रिएक्टेंट में वो हीट है। तभी जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो लेस देन द रिएक्टेंट होती है। First law of thermodynamics is mathematically represented as U is equal to Q plus W. Anything under examination in a laboratory is called the system. 1 kilocalorie is equal to 4.18 kilojoules। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में बहुत बार रिपीट होता है, उसके अलावा ये क्वेश्चन फिजिक्स में भी बहुत रिपीट होता है। तो इसकी कन्वर्जन याद कर ली जाए, इसको इस तरीके से भी याद कर लिया जाए और इसको इसकी डेरिवेटिव्स में भी याद कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो जूल्स, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, और उसके अलावा क्या हो जाएगा 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी ओनली जूल्स। उसके अलावा अगर हम इसको ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास जूल्स की वैल्यू पूछी जा सकती है कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज एंड वाइस वर्सा। तो ये वाली कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए। If the exchange of matter and energy both takes place between the system and the surrounding, it is known as। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 तरह के सिस्टम को समझ लेते हैं। हमारे पास ओनली 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, जिसमें क्या है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास भी इनपुट हो सकता है और मास आउटपुट हो सकता है। मीन्स कोई भी चीज़ हम एंटर करेंगे और वो एग्जिट होगी, कोई रिएक्शन हो रहा है, इसमें कोई चीज़ आएगी और कोई चीज़ आउटपुट होकर चली जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है मास नहीं आ सकता अंदर, ना भी मास वापस जाएगा। जाहिर है कोई चीज़ अंदर आ नहीं सकती और बाहर जाहिर बात है कैसे जाएगी। इसके बाद हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है, इसमें भी मास ना एंटर हो सकता है ना आउट हो सकता है। एनर्जी की बात की जाए तो ओपन सिस्टम में एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। क्लोज सिस्टम की फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूं तो क्या कह सकते हैं, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक खाना बन रहा होता है हमारे पास, और जो हमारे पास पॉट होता है उसको अगर मैं क्लोज सिस्टम तस्वुर करूँ और वो बंद है अगर, तो उसके अंदर मैं कोई मटेरियल डाल नहीं सकती हूँ और उसमें से कोई मटेरियल निकाल नहीं सकती हूँ, बट मैं उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। तो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही हूँ, सही है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्लोज सिस्टम है, उसमें कोई मटेरियल नहीं डाल सकती। और ओपन सिस्टम की क्या एग्जांपल होगी कि वही हमारे पास पॉट है, वो ओपन है, उसमें मैं कोई चीज़ डाल भी सकती हूँ, उसमें से कोई चीज़ निकाल सकती हूँ, साइमल्टेनियसली मैं उसमें हीट एडिशन या रिजेक्शन भी कर सकती हूँ। बट आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, इसमें दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी, ना हीट जाएगी ना हीट बाहर आएगी, ना कोई मटेरियल जाएगा ना मटेरियल बाहर आएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का, इफ द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम, इट इज बेसिकली द ओपन सिस्टम। Sorry, it is some mistake, it will be an open system. Now similarly, if only transfer of energy with the surrounding but not matter is possible, then it is called a closed system. And if there is no exchange of energy and matter both, it is basically the isolated system.
If Q is the heat added to the system and W is the work done by the system and U is the change in system, then according to the first law of thermodynamics. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि वहाँ उन्होंने इसी चीज़ को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में पूछा था कि द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एस, और यहाँ इन्होंने उसी क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को हम यहाँ ऑब्जर्व करें इस चैप्टर में कि एक ही चीज़ को डिफरेंट वेज में पूछा गया है। सो बेसिकली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Those properties of the system which are independent of amount of the material are called. तो यहाँ पे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन किया जा रहा है। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में कहा गया था, बट वहाँ पे अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं लिखा था, उसमें लिखा था अमाउंट ऑफ पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। बात घुमा फिरा के एक ही थी। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को डिफरेंट वेज में पूछा जा सकता है। सही है, हमें किस चीज़ का ध्यान में रखना है कि वो साइज का जिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर देखूँ तो अमाउंट ऑफ मटेरियल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन या साइज, ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारी चीज़ जिसमें हमें इंडिपेंडेंट होती है कोई भी क्वांटिटीज अमाउंट के, जैसे मैंने कलर का जिक्र किया था, तो वो कहलाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और उनकी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास ये हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, मेरे पास 1 लीटर वाटर हो या 10 लीटर वाटर, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। उसके अलावा कंसंट्रेशन, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कलर की हमने बात की थी, टेम्परेचर, it will all be same. It is independent of the amount of the material. Now similar question को पूछ लिया in terms of the extensive properties. So simply इसका क्या आंसर हो जाएगा कि extensive properties which are dependent upon the amount of material. If temperature remains constant during each stage of the process, then it's called temperature constant. तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं iso means same and thermal means temperature related word. So यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड एंड ब्ला ब्ला। बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या ये द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, एंड वी ऑल नो दैट दीज बोथ थिंग्स आर द वेरी सेम थिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव। द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंथैल्पी, U, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑफ द सिस्टम इज, तो हीट की जो एंथैल्पी की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो यही होती है कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। सो बेसिकली इट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, आइसोथर्मल और नन ऑफ द अबव। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आए तो वी ऑल शुड नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंथैल्पी हमारी नेगेटिव होगी। ओके, मींस प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो कम होगी रिएक्टेंट से, और सिमिलरली जब हमारे पास डेल H पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगी, मींस आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। तो जब भी हमारे पास डेल H गिवन होगा इन द नेगेटिव फॉर्म, इसका क्या मतलब है कि एनर्जी इज बीइंग टेकन आउट। तो इसका क्या मतलब होगा, एक्सोथर्मिक। When NH4Cl is dissolved in water, the solution becomes cold. The reaction is क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज उस रिएक्शन को जब वो हुआ तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए थी होने के लिए, और उससे सारी अपने अराउंड हीट अब्सॉर्ब कर ली, तभी वो रिएक्शन हो गया, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। In endothermic reaction, the heat content of product is more or reactant is more. Both reactant and product is more. नन ऑफ द अबव। बहुत सेंसलेस ऑप्शन है ये नंबर सी, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो इसके लिए भी वही वाली हमारे पास बेसिक थ्योरी है कि हमारे पास डेल H बेसिकली होता क्या है। तो फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा डेल H पॉजिटिव होता है। डेल H पॉजिटिव मतलब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी, तभी तो हमारे पास जो है ये डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा। जब भी हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें भी सेम हम थ्योरी यूज़ करते हैं कि जब भी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज, सेम सवाल को डिफरेंट वे में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले चैप्टर में
से एनईटी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा रहा होता है और उन सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। तो अगर हम 1, 2, 3 इस पूरे चैप्टर में कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम उन कॉन्सेप्ट को पढ़ लें तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि हमारे पास रिएक्टेंट को बेसिकली इन्होंने पूछा है टारगेट करके। जब रिएक्टेंट की बात करेंगे तो अगर मैं ऊपर के ऑप्शंस देखूंगी ना तो मैं बता सकती हूँ कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक मीन्स पॉजिटिव, मेरी ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और रिएक्टेंट की मुझसे पूछिए, जाहिर बात है रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो जब भी प्रोडक्ट से छोटी होगी तभी मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी। जिसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन द प्रोडक्ट नो, इक्वल टू द प्रोडक्ट नो, लेस देन द प्रोडक्ट यस। तो इसलिए सी मेरा आंसर होगा। The amount of energy change in a system will occur when it performs 248 joule of work by absorbing 200 joules of heat energy. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास वर्क डन गिवन है और हीट एब्जॉर्प्शन गिवन है और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज बेसिकली यू। हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन होती है जिसमें क्या होता है कि व्हेन अ सिस्टम रिसीव सम सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी वी टर्म और वी यूज द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी विद अ पॉजिटिव साइंस, और सिमिलरली जब इसका ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। और ये चीज़ तो बहुत इजीली हमें समझ आ जाती है, पर वर्क में हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इसका क्या है कि व्हेन इट डज द वर्क इट इज़ नेगेटिव एंड व्हेन इट एक्सेप्ट्स द वर्क इट इज़ पॉजिटिव। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इट परफॉर्म्स और इट डज सॉर्ट ऑफ सेम थिंग्स। तो हमारे पास क्या है 248, इसका मतलब हम लोग जो हमारी वर्क की वैल्यू है उसको नेगेटिव में लेंगे। तो दैट इज बेसिकली -248 और उसके बाद हमें क्या वैल्यू गिवन है, बाय एब्जॉर्बिंग द हीट। तो एब्जॉर्बिंग का मतलब है रिसीविंग, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 200। तो मीन्स 200 -248 will be equal to -48 joules and this will be our answer. The equation C plus 2S is equal to CS2 एंड H की वैल्यू गिवन है और यहाँ हमें पूछा है कि आइदर इट्स एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सो वही वाली हमारे पास बेसिक लॉजिक यूज़ होगी कि हमारे पास डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और जब पॉजिटिव होता है इसका क्या मतलब होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो बेसिकली द आंसर विल बी एंडोथर्मिक। The amount of energy available for reaction is which kind of energy? It is basically the एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि फ्री एनर्जी हो नहीं सकती, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी नहीं हो सकती, इट इज़ बेसिकली वेरी डिफरेंट थिंग। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। The rate reaction is R into this if the concentration of the reactant and product doubles then the rate will be, so basically what they are saying के हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मींस ए और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट को कर रहा है और एक रिएक्टेंट को कर रहा है। तो अगर ये हमारी डबल हो जाए मीन्स 2 टाइम्स हो जाए तो हमारे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली 2 × 2 विल बी 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगी हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, सबसे पहले हम लोकेट करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारी क्या है, द सी दैट इज डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन रिलेट हो जाए तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक ऑप्शन तो करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता फॉर एग्जांपल कि नन ऑफ द अबव या क्या, तो तब तो हम डायरेक्ट कह देते कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। लेकिन हमें ऑप्शन डी से क्या क्लू मिल रहा है कि इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि आप सी ऑप्शन को भी चेक कर लें। सॉरी, सी ऑप्शन तो हमने करेक्ट कर लिया कि ए ऑप्शन को भी चेक कर लें कि क्या ए और सी दोनों आंसर हो सकते हैं। तो बेसिकली अब हम चेक करेंगे अपने ए को। तो ए में हम लोग ये चेक करते हैं कि ये और ये इक्वेशन तो वाकई सेम है, क्योंकि अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ सेंड कर दूँ बेसिकली तो मेरे पास दोबारा घूम फिर के यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव है। तो इसका क्या हुआ मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। That's all for this video. Good luck and thanks for watching. कोई भी क्यूरी हो, सजेशन हो या करेक्शन हो तो आप ईमेल